लिखो, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट गिवन बाय I is equal to I naught t upon tau for t is equal to 0 to t is equal to tau। बताओ इसकी आरएमएस वैल्यू इसकी निकालनी है अपनी, जनरल क्वेश्चन है वैसी। आरएमएस वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो इसका बेसिक फॉर्मूला भी आप याद रखोगे भाई, साइनसोइडल की फॉर्म में आए तो आप कर ही दोगे, लेकिन ये है फंक्शन, करंट है आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की। कैसे है भाई ये, ऐसे करंट है ना, जीरो से टाउ। तो ये जो है आई टी आई नॉट अपॉन टाउ इंटू टी। तो बेटा आईआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रूट ऑफ मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर मतलब 0 टू टाउ, कहां से कहां तक लेना है, 0 से टाउ, आई स्क्वायर टी डी टी अपॉन 0 टू टाउ डी टी। ये है मीन स्क्वायर और ये है इसका रूट। बताओ बेटा कैसे करें, बेसिक फॉर्मूला। इसमें वो नहीं स्टेप लगाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में कहा था कि इसका स्क्वायर करके एवरेज निकाल के रूट निकाल दो, है ना। इसमें पूरा ही करना पड़ेगा। तो यदि आप देखोगे इधर, मैं इधर लिख देता हूं, आई आर एस इक्वल टू कितना आएगा, रूट ओवर 0 टू टाउ और आई स्क्वायर यानी कि आई नॉट स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय। नीट के लिए और जे मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे आएगा टाउ। भाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी dt का मतलब क्या होता है, t फ्रॉम 0 टू टाउ एंड दिस इज टाउ माइनस 0 इज इक्वल टू टाउ। तो नीचे आ जाएगा टाउ। कर लो कॉपी यहां पे। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम। ये तो मैंने हटा देता हूं से, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टाउ क्यू आ जाएगा, ये तो टाउ स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा 0 टू टाउ टी स्क्वायर डी टी। क्लियर है क्या बात। तो अंदर से कॉमन लेके आई नॉट अपॉन टाउ और रूट में 1 अपॉन टाउ बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 टू टाउ आएगा, और आई नॉट अपॉन टाउ, है ना, और अंदर क्या बचेगा भाई 1 अपॉन टाउ, टाउ क्यूब माइनस 0 अपॉन 3, तो कट जाएगा आई नॉट अपॉन टाउ, ऊपर बचेगा टाउ स्क्वायर अपॉन 3, ये इससे कट जाएगी, और ये जो वैल्यू आएगी आई नॉट अपॉन रूट 3। तो आई आर एस कितनी आ गई बेटा, आई नॉट अपॉन रूट 3 विल बी द आंसर।
सही है क्या बात? जब कॉपी कर लेना तो बोल देना आंसर। हाँ भाई, हो गया कॉपी? ओके, वेरी गुड। चलो, मैंने ये वैसी क्वेश्चन करा दिए थे, आप थोड़ी देर में आए थे इस वजह से, है ना भाई? तो अब मैं आपको पढ़ा देता हूं। चलो भाई, तो मैंने आरएमएस ये क्वेश्चन करा दिए थे एक दो, तो आप इन्हें देख लेना, है ना? ये है। अब देखो, हमने कल प्रीवियस लेक्चर में कंडीशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ी थी, और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या थी? जैसे कि एलआर एलसीआर सर्किट में, हाँ भाई, अगर जो वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो करंट जो होती है वो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव होगी। क्लियर है क्या बात? और आप ऐसे भी देखो, ध्यान से देखो भाई, ये रेजिस्टेंस है, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये नेट वोल्टेज इन द सर्किट है, और ये नेट आरएमएस करंट इन द सर्किट है, और इसका टोटल इंपीडेंस Z होता है। तो, है ना, ऐसे लिखेंगे, इन एलसीआर सर्किट जो करंट होती है वो V अपॉन Z, इसका मतलब होता है आरएमएस अपॉन Z, और Z जो होता है वो होता है रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना? फॉर रेजोनेंस की कंडीशन में करंट मैक्सिमम होनी चाहिए, सही है बात? तो मैक्सिमम करंट के लिए Z मिनिमम होना चाहिए, Z शुड बी मिनिमम, और मिनिमम कब होता है? XL बराबर XC, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा इज इक्वल टू रूट LC, और इसे ही क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ में आई बात? ये होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी है ये सोर्स की, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन विच this is the frequency of the source at which the current in the circuit is maximum। क्लियर है क्या बात? तो यदि हम Z को यदि देखें, इंपीडेंस ऑफ LRC LCR सर्किट, तो ये होता है रूट ओवर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा L 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो यदि आप Z is a function of omega, what is Z? Z is the impedance of that circuit and it is a function of omega L minus 1 upon omega C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या आप मेरे को गणित वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे नहीं, यदि कोई फंक्शन fx is equal to xl minus xc का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, तो क्या कोई बच्चा इसका मेरे को ग्राफ बना करके देख सकता है, दिखा सकता है कैसा बनेगा ग्राफ? कॉपी करो यहां तक और इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ। कैसे बनेगा ग्राफ? थोड़ा सोचो बेटा। यानी कि बेसिकली हमें करना क्या है कि Z वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाना है, यानी इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स का ग्राफ हमें बनाना है। कॉपी करो और मैथ्स के बच्चे सोचो कि कैसे आप इसे बना सकते हो।
जब कॉपी कर लेना यहां पर तो बोल देना डन सर। कर लिया भाई कॉपी? ठीक है बेटा, देखो जो इसका ग्राफ बनेगा, ये जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा, इंपीडेंस इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। बिल्कुल सही बात है। कौन सा सोर्स? अरे ये हमने एल सी आर नहीं लगाया था, और ये जो हमने एसी वोल्टेज लगा रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है। देखो ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है ओमेगा। तो कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि ओमेगा इक्वल टू 0 पर, हाँ ओमेगा इक्वल टू 0 पर इंपीडेंस कितनी होगी? अरे बताओ जल्दी, तभी पढ़ाऊंगा आगे। ओमेगा इक्वल टू 0 पर खुशी, शीतला, मेघवी, बताओ दिशा। अरे ओमेगा 0 रख दो ना इसमें। इनफाइनाइट। जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो सारे का सारा टर्म क्या बन जाएगा? ये इनफाइनाइट। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ओमेगा बराबर 0 पर जो z होगा वो क्या होगा? बहुत बड़ा हाई होगा। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को ये बता दो कि इंफिनिटी पर, यानी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर, यदि सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 हो तो z कितना हो जाएगा? 0। और यदि इसकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो तब z की वैल्यू कितनी होगी? सोच के बताओ। अरे ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट रखा है नहीं रखा मैथ्स के बच्चे? फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1/इनफाइनाइट 0 बन जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ देंगे तब भी इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट पर भी फ्रीक्वेंसी पर इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना? इनफाइनाइट पर भी इनफाइनाइट। अच्छा मेरे को बताओ ये कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर, यानी कि ओमेगा नॉट का मतलब क्या है? एलसी। यानी कि इसका मतलब है एक्सएल बराबर एक्ससी की कंडीशन, एक्सएल बराबर एक्ससी की कंडीशन पर ही तो आता रेजोनेंस। तो यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब होगी ओमेगा इंफिनिटी पे इंफिनिटी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर जेड, यानी कि इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इसकी इंपीडेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर कितनी होगी? कितनी होगी बेटा? जल्दी बताओ। इंपीडेंस वेरी गुड। अरे जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे तो रेजोनेंस जो होता है ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा नॉट, और जो इंपीडेंस होगी
वो मिनिमम होती है वो किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल। अब ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ बनता है ना, ऐसे करके बनता है, यूं करके जाएगा, यहां मिनिमम होगी और ऐसे बढ़ जाएगा। क्लियर है के बाद, ये है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जब आप इसका ग्राफ या तो मैथमेटिकली बनाओगे या प्लॉट कर करके बनाओगे तो इसका ग्राफ इट इज लाइक दिस, क्योंकि जेड ओमेगा नॉट पर कितना आ जाएगा, अब ये लिख देंगे ना, आर आ जाएगा। अरे एक्सएल बराबर एक्ससी इसे रखेंगे ना, कितना, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर, और ये क्या हो जाएंगे दोनों बराबर, और ये हो जाएगा आर। तो जेड ओमेगा नॉट पर जो फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस होगा वो इंपेडेंस आर हो जाएगा। क्लियर है के बाद, at omega is equal to omega naught, the impedance of circuit is minimum and current in the circuit is maximum। इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा और सर्किट की करंट मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है के बाद, हाँ भाई, अरे कॉपी हो गया बेटा, तो ये है, हाँ, तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा ये, है ना। तो बोर्ड पे देखो, यहां हम इसकी बात करते हैं, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है ये तो ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC की, सही है। तो यहां देखो XL इज इक्वल टू XC पर, यानी कि ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट, एक तो ये कंडीशन हो गई। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इफ, ऐसे लिखेंगे, इफ XL, ये है ना XL is greater than XC, if XL is greater than XC, यानी कि XL यदि XC से ज्यादा है तो यानी कि ओमेगा L is greater than 1/ओमेगा C, यानी ओमेगा is greater than √LC, यानी ओमेगा is greater than √LC का मतलब ओमेगा नॉट। यदि XL ज्यादा होगा XC से तो Z क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, XC को इग्नोर कर देंगे और ये XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। और ओमेगा कौन सी है, ये है फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से ज्यादा। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या आ रहा है, इंडक्टर, कैपेसिटर तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इस ग्राफ को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट,
और एक ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट। तो जब ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आएगा तो जो इंपीडेंस आएगी उसमें इंडक्टेंस आएगा। क्या आएगा? केवल इंडक्टर। इफ XC इज ग्रेटर देन XL, यानी XC ज्यादा हो गया XL से, तो फिर हम XL को इग्नोर कर देंगे। तो जब इसका मतलब ये ओमेगा L ओमेगा C 1/ओमेगा XC क्या होगा? 1/ओमेगा C ग्रेटर देन ओमेगा L। तो ये आ जाएगा ओमेगा इज लेस देन 1/√LC, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट। यानी इधर साइड की फ्रीक्वेंसी के लिए, इधर साइड की फ्रीक्वेंसी के लिए जो Z आएगा इसमें XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगा। यानी ये कैसा होगा? इसमें कैपेसिटर ही होगा, कैपेसिटर ही होगा। तो यानी कि इधर ओमेगा यदि ओमेगा नॉट से ज्यादा है तो सर्किट कैसा होगा? इंडक्टिव सर्किट होगा। ये कैसा होगा बेटा? ये वाला ध्यान लिख लेना, ये होगा इंडक्टिव नेचर ऑफ द सर्किट। और यदि ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट है तो ये कैसा सर्किट होगा? कैपेसिटिव। तो यहां पे क्या होगा? इस रीजन में ये होगा कैपेसिटिव नेचर। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये मैं दिखा दूंगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा आप कॉपी कर लो एक बार जल्दी फटाफट। ओमेगा नॉट से यदि फ्रीक्वेंसी छोटी है तो कैपेसिटिव नेचर होता है सर्किट का, और यदि ओमेगा नॉट से बड़ी है फ्रीक्वेंसी तो इंडक्टिव नेचर होता है। कॉपी कर लिया भाई? और यहां पर तो रेजोनेंस की कंडीशन है, ये रेजोनेंस। हाँ भाई, हो गया कॉपी? बेटा मैसेज कर दिया करो मेरे को। वेरी गुड। देखो मैं आपको दिखाता हूं ये कैपेसिटिव और ये इंडक्टिव कैसे है। देखो जब आपने कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा था, आपने जब कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा था तो XC क्या पढ़ी थी? 1/ओमेगा C। बेटा XC ध्यान है आपको? कैसे XC और ओमेगा में कैसा ग्राफ आया जाएगा? तो ये जो ग्राफ होता है आप इसे बनाएंगे यहाँ पे U होता है। तो ओमेगा नॉट से इधर तो एक कैपेसिटर का पार्ट है, और जब आपने XL पढ़ा था ओमेगा L तो क्या आया था ग्राफ? XL और ओमेगा में ग्राफ आया था ऐसे। तो यहां देखो ये ग्राफ ऐसे है ना, ये ग्राफ ऐसे। तो इधर की ओर इधर के लिए तो एक कैपेसिटिव होता है, और उधर के लिए ये कैसा होता है? इंडक्टिव होता है। ये बात है। तो ग्राफ कैसे आता है? Z का XL माइनस XC का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा पता है आपको?
जैसे मैंने बताया कैसे यहां ओमेगा नॉट तक तो ये कैपेसिटिव नेचर रखेगा और उसके बाद ये इसकी नेचर इंडक्टिव हो जाती है इस तरीके से, और यहां पर जो इंपीडेंस होगी वो रेजिस्टेंस होगी, मिनिमम इंपीडेंस। तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन होता है ये कैपेसिटिव होता है नेचर में, है ना, और ये वाला जो पोर्शन है ये इंडक्टिव होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। कैपेसिटिव और इंडक्टिव की पहचान भी हमें आ गई है ना। हाँ भाई, अब यहां देखो ध्यान से, ये हमारे पास LCR सर्किट है, यहां पे आपने वोल्टेज लगाया, ये वोल्टेज V है और ये करंट I है। ये RMS होता है या IRMS होता है? तो IRMS जो होती है वो VRMS अपॉन Z होती है, और Z क्या है? Z होती है ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये होता है। तो ध्यान से देखो, अरे बेटा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं। यदि आप ये तो मान लिया ओमेगा नॉट है ना, तो ओमेगा नॉट पर ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे सिमेट्रिक ग्राफ नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है ये ग्राफ। कभी आप सोच रहे हो कि ऐसा ग्राफ है, कई सारी किताबों में ऐसे ग्राफ दे रखा होता है, किसका? जेड का और ओमेगा का, सही है। अब बोर्ड पे देखो, अगर जो ओमेगा इक्वल टू 0 है, ये तो हो गया जेड का, है ना, जेड वर्सेस ओमेगा का ग्राफ। अब मेरे को ग्राफ जो बनाना है वो बनाना है करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ। ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट और ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे बना। हाँ भाई, कोई बच्चा बता सकता है ओमेगा बराबर 0 पर IRMS करंट कितनी होगी? फॉर्मूले में देखकर, ओमेगा इक्वल टू 0 पर RMS करंट कितनी होगी? सोच के बताओ, कॉपी करो जल्दी से। है कितनी? 0। वेरी गुड। अरे ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर जेड कितना है? इनफाइनाइट। तो VRMS अपॉन इनफाइनाइट क्या हो गया? 0। ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर IRMS होगा VRMS अपॉन जेड, और जेड को क्या लिख लेंगे हम? जेड को लिख लेंगे इनफाइनाइट, तो IRMS आ जाएगी 0। क्लियर है क्या बात? यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या तो 0 होगी। अब देखो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ओमेगा जेड की वैल्यू कम हो रही है, तो जेड की वैल्यू जब कम होगी तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी है? R। तो जब जेड मिनिमम होगा तो करंट क्या होगी? मैक्सिमम। तो यानी कि रेजोनेंस पर सर्किट में करंट होती है मैक्सिमम, और फिर उसके बाद क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये ग्राफ बन गया किसका? करंट वर्सेस ओमेगा का। और मैक्सिमम करंट कितनी होगी? मैक्सिमम करंट होगी VRMS अपॉन R। दिस इज Imax। मैक्सिमम करंट, दिस इज मैक्सिमम करंट VRMS अपॉन R। यहां पे Z क्या होगा? मिनिमम। Z इज मिनिमम, Z इज मिनिमम। फिर Z बढ़ता जाएगा, Z बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, Z बढ़ता जाएगा, तो करंट क्या है? कम होती जाएगी।
क्योंकि IRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, तो करंट फिर कम हो जाएगी और ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, अरे ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट जब आप रखोगे इसमें है ना, तो इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, VRMS अपॉन Z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाएगा 0, साथ में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पर, यानी कि रेजोनेंस पर जो करंट होगी वो VRMS अपॉन R के इक्वल होगी। कॉपी करो अपना। तो करंट का वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, और ये जो वेरिएशन था इंपीडेंस का था ये है। आप इन दोनों ग्राफ को एक जगह भी बना सकते हो एनालिसिस सर्किट के लिए, है ना। देखो ये मान लिया इंपीडेंस का और करंट का ग्राफ है, सिमेट्रिक नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। तो ये करंट का और ओमेगा का बीच ग्राफ बनेगा ऐसे। क्लियर है क्या बात? ये क्या है जेड का और ये क्या IRMS, दोनों की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0। बात समझ में आई? ये IRMS ये चल, दिस इज, ये बाद में स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ये क्या होता है भाई? स्ट्रेट लाइन। और ये वाला ग्राफ कैसा है? हाइपरबोला। यहां पे तो हाइपरबोला, यहां स्ट्रेट लाइन है, बीच में थोड़ा सा कर्व होता है यहां पे। जैसे जैसे इंपीडेंस कम होती जाएगी करंट बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट पे मैक्सिमम करंट हो जाएगी तो मिनिमम इंपीडेंस हो जाएगी। फिर इंपीडेंस बढ़ रही है तो करंट कम हो रही है। तो यानी कि आपको ध्यान देखो, ये L है, ये C है, ये R है और ये सोर्स है। तो इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है जब वो बदलेगी तो इस सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी। कब? यदि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 1/2 होगा। तो यदि इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमने इतनी सेट कर दी और N और C हमें नॉन है और इसके अक्रॉस लगा दिया तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा फिर इससे। क्लियर है क्या बात भाई? जल्दी कर लो फटाफट। हाँ भाई, इस केस में कोई मेरे को मैक्सिमम पावर बता सकता है? P एवरेज मैक्सिमम पावर का मैक्सिमम एवरेज पावर की वैल्यू, मैक्सिमम पावर कब होगी? जब इसमें करंट मैक्सिमम होगी, और ये होता है IRMS का स्क्वायर इनटू R।
तो मैक्सिमम के लिए करंट भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम कब होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या बात? करंट मैक्सिमम कब होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। तो ये जो करंट मानता हूं मैं, इसे मैं आई मैक्स मान लेता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा आई मैक्स का स्क्वायर इनटू आर। दिस इज द मैक्सिमम एवरेज पावर का फॉर्मूला आ गया, आई मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। और आई मैक्स कितनी होगी भाई, आई मैक्स होगी वी आर एन एस अपॉन आर, है ना। एट कहां पे होगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 1 अपॉन रूट एलसी पर। जो मैक्सिमम करंट होती है वो मैक्सिमम होगी, तो पावर भी मैक्सिमम हो जाएगी। हो गया भाई, सही है। दिस इज द मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कहां पर होगी, यहां पर। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, कि हाँ भाई मेरे को ये बताओ, ये सर्किट है और इसका जो वोल्टेज है ये तो फिक्स है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी विल वेरी, ओमेगा विल वेरी। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पर इसमें करंट होगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट होगी V अपॉन आर, है ना। यही तो होगी मैक्सिमम करंट V अपॉन आर। अच्छा, तो ये तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पर होगी। अब यही सर्किट है हमारे पास, और हमें ये बताना है अभी कि इसमें करंट कितनी होनी चाहिए, कि इसके अंदर जो पावर है, पावर फाइंड वैल्यू ऑफ करंट I dash in LCR circuit so that power dissipated is half of its maximum पावर। हमें इसमें करंट बतानी है ऐसी। अभी तो इसमें करंट क्या जा रही है भाई, मैक्सिमम करंट जा रही है। कब, ओमेगा नॉट पर। तो मेरे को इसमें ये करंट बतानी है कि इसके अंदर जो पावर डिसिपेट होगी वो मैक्सिमम पावर के आधी हो। समझ में आई बात? ये तो हो गया मैक्सिमम करंट, ये हो गया मैक्सिमम पावर।
हमें इस सर्किट में वो करंट बतानी है जब इसके अंदर पावर मैक्सिमम पावर की आधी हो। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, धीरे धीरे समझते हैं इसे। हाँ भाई, करंट बता दी। देखो मान लिया इसमें करंट I डैश है और इसमें जो पावर होगी वो कितनी होगी, I डैश स्क्वायर अपॉन R, यही तो होगी। अरे पावर का फॉर्मूला था ना, पावर जो होती है वो Vrms Irms cos फाई या I स्क्वायर RMS इंटू R। अरे यहाँ पे R आएगा R, यहाँ पे कितना आएगा भाई, मान लिया अब इसमें एवरेज पावर P डैश है और करंट इसमें आरएमएस करंट कितनी है I डैश और रेजिस्टेंस कितना है R। तो वो कह रहा है हमें ये करंट बताओ कि जब इसमें एवरेज पावर मैक्सिमम पावर का आधा हो। तो बता देंगे जब इसमें करंट I डैश है तो एवरेज पावर कितनी हो गई, I डैश का स्क्वायर R I डैश का स्क्वायर इंटू R I मैक्स का स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय 2। R से R कट गया, I डैश स्क्वायर इज इक्वल टू I मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2। कितना आ जाएगा भाई I डैश, यानी कि I मैक्स बाय रूट 2, ये आ जाएगी करंट। यानी कि इसमें अगर मैक्सिमम करंट I मैक्स है तो यदि इसमें करंट I मैक्स अपॉन रूट 2 फ्लो होती है तो इसके अंदर पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम पावर की हाफ डिसिपेटेड हो जाती है। कॉपी कर लो यहां तक। हाँ भाई चलो देखना मैं कहना क्या चाहता हूं, सुनो ध्यान से। अगर जो आप करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ खींचते हैं एलआरसी सर्किट में तो ग्राफ कैसे आता है, ग्राफ ऐसे आता है लाइक दिस।
सही है क्या बात? यहाँ पे तो हो जाएगी मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट कितनी होती है? अरे ओमेगा नॉट पर होती है मैक्सिमम करंट, सही है। और ये कितना होगा? Vrms अपॉन आर, ये ना आई मैक्स Vrms अपॉन आर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब यदि पावर आई मैक्स पे तो मैक्सिमम होगी, तो यदि पावर आधी डिसिपेट होनी है तो करंट क्या होगी उसमें? आई मैक्स से थोड़ी सी कम होगी, यानी कि करंट जो होगी वो आई मैक्स से √2 होगी। साफ करके लिख देता हूं, दिस इज आई मैक्स √2। एक मिनट, करंट कितनी होगी? ये करंट होगी आई डैश, सही है बात? तो आई डैश की वैल्यू कितनी है भाई? आई मैक्स √2, ये इसकी वैल्यू है। तो ध्यान से देखो, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ऐसी दो फ्रीक्वेंसी होंगी कि उस पे जो करंट होगी वो आई मैक्स √2 आई मैक्स √2 होगी। आगे बात समझ में? तो हम इन दोनों फ्रीक्वेंसी को निकालना है। तो देखो, जब इस सर्किट में बोर्ड पे देखो, ये L है, ये C है, ये R है, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा मान ली, और इसमें करंट कितनी जा रही है? इसमें करंट जा रही है आई डैश, और आई डैश की वैल्यू कितनी है? आई मैक्स अपॉन √2, सही है बात? तो यदि इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और वोल्टेज इसका V है, जिसे हम Vrms भी कह सकते हैं, तो I डैश कितना होगा भाई? I डैश होगा Vrms अपॉन Z, लेकिन I डैश कितना है? I max अपॉन √2, समझ में आ रही है बात? I max अपॉन √2, और बोर्ड पे देखो, और जो Vrms है, Vrms को हम लिख सकते हैं I max into R, और I max कितनी होती है भी? मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट होती है Vrms अपॉन R। तो Vrms कैन बी रिटन एज I max into R, I max into R upon Z, this is I max upon √2, so I max will cancel out and you will get this relation. So Z is equal to should equal to √2R, Z is equal to √2R। कॉपी करो जरा यहां तक। थोड़ा कॉपी करते जाओ, जब इसका कंक्लूजन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो Z इज इक्वल टू √2R आ गया। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो Z की वैल्यू देखो, Z की वैल्यू जो होगी तो पता है अपने को, Z होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर R स्क्वायर √2 इंटू R। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, तो XL को लिख लेंगे ओमेगा L, ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू R स्क्वायर।
एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? दोनों स्क्वायर हैं, इट विल बी इक्वल टू ओमेगा सी इज इक्वल टू आर। ओमेगा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर एलसी माइनस आर एलसी ओमेगा स्क्वायर माइनस आर सी ओमेगा माइनस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ओमेगा। Therefore, there will be two roots of omega. ओमेगा के कौन कौन से रूट होंगे? एक ओमेगा 1, एक ओमेगा 2। कौन से रूट है ये ओमेगा की वे वैल्यूज हैं जब करंट मैक्सिमम करंट का I बाई रूट 2 टाइम्स लेस हो। और ये वाली करंट सर्किट में कब फ्लो होगी? जब इसमें पावर जो डिसिपेट होगी वो मैक्सिमम पावर की आधी हो। तो इससे जो फ्रीक्वेंसी निकलेंगी ओमेगा 1 और ओमेगा 2, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी होंगी, सोर्स की ऐसी फ्रीक्वेंसी होंगी जिस पर सर्किट में पावर मैक्सिमम पावर का आधा, हाफ डिसिपेटेड हो। तो इसलिए इन फ्रीक्वेंसीज को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज जो निकल करके आएंगी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब W1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर सर्किट में पावर मैक्सिमम पावर का आधा डिसिपेट होगा। क्योंकि मैक्सिमम पावर कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगी? मैक्सिमम पावर ओमेगा नॉट पर होगी। तो यदि आप ओमेगा नॉट से ज्यादा या ओमेगा नॉट से कम इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को सेट करते हो तो पावर मैक्सिमम से कम ही होगी। तो हमें ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है कि सर्किट में पावर मैक्सिमम पावर का आधा हो। तो यदि सर्किट में मैक्सिमम पावर की आधी पावर आपको डिसिपेट करनी है तो करंट जो होना चाहिए वो मैक्सिमम पावर का रूट 2 टाइम्स कम होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ड्राइव करा दिया था, सही है? कॉपी करो यहां पर।
हाँ भाई, अब हम इसमें ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से निकालेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू a RC प्लस माइनस R स्क्वायर C स्क्वायर 4LC अपॉन 2LC। सही है बात? तो एक तो ओमेगा 1 आ जाएगी छोटी वाली फ्रीक्वेंसी, अपॉन 2LC, है ना, और एक ओमेगा 2 आ जाएगा RC प्लस हायर फ्रीक्वेंसी 4LC अपॉन 2LC। थोड़ा इसे सही करके लिख लेते हैं, R अपॉन 12 माइनस बोलो, ये आ गई हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हो गया भाई? ओमेगा 1 ओमेगा 2 दो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी। ये नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो डेरिवेशन का रिजल्ट आएगा उसे समझना बहुत जरूरी है नीट के लिए भी, है ना। जेईई मेंस और नीट के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। भाई किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज कर दो मेरे को। सर्किट के अंदर करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ यदि आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है फ्रीक्वेंसी का, क्या है ये? पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, यहां से लेके यहां तक। तो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक पावर डिसिपेटेड जो होगी वो Pmax by 2 से लेके Pmax तक होगी।
यानी मैक्सिमम से हाफ ऑफ द मैक्सिमम से लेके मैक्सिमम पावर तक और ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इसे हम बैंडविड्थ ऑफ द एलआर सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बैंडविड्थ ऑफ एलसीआर सर्किट। डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो जो बैंडविड्थ है वो जो होगी डेल्टा ओमेगा, इसमें से इसे घटाएंगे। तो जब आप घटाओगे तो कितना पाओगे? 12 प्लस 4LC अपॉन 2LC माइनस हेलो, हाँ भाई, इसमें जो इक्वेशन बनी थी है ना, अरे एक इसमें गड़बड़ होगी थोड़ी सी डेरिवेशन में। इसमें क्या आएगा? एक यहाँ पे माइनस आएगा, इस वाले में माइनस आएगा, है ना। माइनस कैसे आएगा मैं वो बता देता हूं आपको। जब हमने इसका स्क्वायर घटाया था, है ना, एक मिनट रुक जाओ। जब हमारे पास, अभी सही कर लेना, देखो आप, जब हमने एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर किया था, है ना, तो मैंने इसे ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू आर लिख दिया था। तो यहाँ पे बेटा आप इसमें प्लस माइनस आर कर लेना, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस आर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? प्लस माइनस आर। तो जो इक्वेशन बनेगी वो एलसी ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस आर सी ओमेगा माइनस 1 बनेगी। देखना बेटा एक बार, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना। प्लस माइनस आर सी आएगा यहां पर, प्लस माइनस आर सी। तो यहां पे प्लस माइनस आर सी आएगा, तो यहां भी प्लस माइनस आर सी आएगा, और यहां भी प्लस माइनस आर सी आएगा, और यहां भी प्लस माइनस आर सी आएगा, है ना। तो एक बार यहां पे प्लस ले लेंगे और एक बार यहां पे माइनस ले लेंगे। यहां पे तो प्लस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। 4 फ्रीक्वेंसी बनेंगी, 4 में से 2 ले लेंगे जो रियल होंगी, बाकी इमेजिनरी होंगी, है ना। एक तो ये, एक ये, और इसमें यहां पे प्लस आएगा। देखो एक मिनट मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा मेरे को देखो। यहां पे आ जाएगा एक प्लस माइनस, तो एक तो दोनों प्लस प्लस नहीं होगी और एक दोनों माइनस नहीं होगी। तो यहां पे तो माइनस और यहां प्लस, और यहां प्लस और माइनस वाला रूट ले लेंगे इसका, बाकी छोड़ देंगे। सही है ये।
इसमें दो बनेंगे ना माइनस माइनस, तो फ्रीक्वेंसी माइनस नहीं हो सकती। जब दोनों माइनस माइनस लोगे तो फ्रीक्वेंसी माइनस नहीं हो सकती, और जब दोनों प्लस प्लस भी लोगे तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए छोड़ देंगे। तो ये वाले दोनों रूट लेंगे हम इसमें, है ना। थोड़ा सा सही कर लो, तो माइनस R/12 और कितना आ जाएगा ये, यहां भी प्लस आएगा यहाँ, और प्लस रूट ओवर R स्क्वायर C स्क्वायर करके आएगा। तो जब आप इसमें से इसे घटाओगे तो डेल्टा ओमेगा R/12 माइनस माइनस R/12 आएगा, तो ये आ जाएगा R/L, तो डेल्टा L। तो बैंडविड्थ होती है, इसे याद रखना है अपने को, बैंडविड्थ होगी R/L। इसमें भी प्लस प्लस आएंगे, देखना दोनों। थोड़ा सा करेक्शन कर लो भाई, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। दोनों प्लस प्लस होंगे यहाँ पे। नेगेटिव रूट्स फ्रीक्वेंसी के इग्नोर कर देंगे। चार रूट आएंगे ना, चार रूट में से जो फ्रीक्वेंसी के नेगेटिव वाले रूट्स होंगे उन्हें हटा देंगे। क्लियर है क्या? तो ये बन गई। सो दिस इज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब ओमेगा 2 और ओमेगा 1। हाँ भाई, ओमेगा 2 तो ये होगी R/12 प्लस समथिंग, और ओमेगा 1 ये होगी, ओमेगा 1 ये। दोनों के डिफरेंस को कहते हैं बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ का फॉर्मूला होगा R/L। आपको ये याद रखना है, बैंडविड्थ R/L is the bandwidth। तो रेजिस्टेंस, बैंडविड्थ जो डिपेंड करती है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है भाई। बैंडविड्थ कितनी हो गई? बैंडविड्थ हो गई R/L, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस को कम करोगे तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी। एक इसमें क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ LRC सर्किट। जैसे आपको बैंडविड्थ का फॉर्मूला याद रखना है, उसी तरीके से जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसे भी याद रखना है। ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। व्हाट इज ओमेगा नॉट? ओमेगा नॉट इज resonance frequency LC. What is bandwidth? Is R/L. तो क्वालिटी फैक्टर को आप 1/√LC into R/L भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/R√L/C। तो क्वालिटी फैक्टर इज L/C. What is quality factor? The ratio of resonance frequency to the bandwidth,
इसे हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? क्वालिटी फैक्टर। इस क्वांटिटी फैक्टर में देखो आप, जैसे आप सर्किट में करंट देखोगे, है ना, तो ये जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का जो डिफरेंस है, ये जो आया है बैंडविड्थ, जिसे हम डेल्टा ओमेगा यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और आर अपॉन एल बोलते हैं। इफ रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, यदि हम इसे डिक्रीज करते हैं तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, विल ऑल्सो डिक्रीज। बैंडविड्थ भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और बैंडविड्थ छोटी हो जाएगी, सुनो एक मिनट, एंड ध्यान देखो ध्यान से, जो मैक्सिमम करंट होती है वो VRMS अपॉन R होती है। इफ R is decrease, maximum value of the current will also increase। तो ध्यान से देखो, ये इस तरीके से बन जाएगा, फिर U करके U। यदि रेजिस्टेंस को आप घटाओगे तो बैंडविड्थ छोटी हो जाएगी ऐसे करके, और मैक्सिमम करंट बढ़ जाएगी, मैक्सिमम करंट बढ़ जाएगी, बैंडविड्थ छोटी हो जाएगी। तो जो इसकी शार्प और क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, L अपॉन C। यदि R कम होगा, इफ R इज लेस, देन क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज, यानी कि सर्किट की क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्वालिटी का मतलब है सेलेक्टिविटी, जो रेजोनेंस है वो शार्प हो जाएगा, शार्पनेस, शार्प और रेजोनेंस। इस क्वालिटी फैक्टर को शार्पनेस भी कहते हैं, शार्पनेस विल इंक्रीज। यदि आप रेजिस्टेंस को कम कर दोगे तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी, कम हो गई, मैक्सिमम करंट बढ़ जाएगी, क्वालिटी फैक्टर भी बढ़ जाएगा, यानी कि शार्पनेस भी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना इस बात का, खूब पूछा जाता है क्वेश्चंस।